Recording in progress. अल्लाह मित्रों, टैबलेट ऑफ मेडिसिन की हमारी सामूहिक स्टडी के अंदर अब तक हम ये जान पाए हैं कि ये जो टैबलेट है जिसमें कुल मिला के 30 पैराग्राफ्स हैं, वो यज़द के एक तबीब, एक हकीम या एक डॉक्टर जिनका नाम था आका मोहम्मद रजा, उनके सम्मान में यह अवतारित हुई थी। इस टैबलेट के अंदर बहाउल्लाह ने 4 सब्जेक्ट पे विशेष रूप से बल दिया है। पहला तो यह कि ईटिंग बिहेवियर, खान पान में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। फिर लाइफ स्टाइल, रहने सहने का तरीका हमारा कैसा हो। फिर उसके बाद कुछ सलाहें उन्होंने, कुछ एडवाइजेस उन्होंने डॉक्टरों को दी हैं। और फिर स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता या मोरालिटी, तो इस पे उन्होंने चर्चा की है। पिछली बार हमने देखा था कि जो चीजें बहाउल्लाह खाने पीने के बारे में हमसे कहते हैं कि हमें खाते पीते समय क्या क्या करना चाहिए, वो हमने पिछली बार इस टैबलेट से पढ़ा था, उस पे चर्चा की थी। उदाहरण के लिए जैसे वो कहते हैं कि जब भोजन शुरू करें तो अलबहा करके करें, भोजन जब खत्म करें तो ईश्वर को धन्यवाद दे के करें, इसी तरीके से चबा के खाएं, अन्य अन्य चीजें जो हमने उसके अंदर अध्ययन की थी। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस टैबलेट के अंदर, टैबलेट ऑफ मेडिसिन में, बहाउल्लाह भोजन करते समय हमें किस चीज से परहेज करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे बहाउल्लाह हमें क्या सलाह देते हैं, आज वो चर्चा का विषय होगा। तो जो आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं, ये जिस पैराग्राफ का है वो पहला ही पैराग्राफ है इस टैबलेट का, और इसमें बहाउल्लाह हमसे कहते हैं कि डू नॉट ईट एक्सेप्ट व्हेन हंग्री, यानी भूख लगने पर ही खाएं। तो जब तक आपको भूख न लगे आप खाना ना खाएं। अब भूख क्यों लगती है, पहले हम थोड़ा सा इसको देखें। तो भूख लगने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला तो ये है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक भाग होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन का ये भाग हाइपोथैलेमस, उसके अंदर एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। ये हंगर सेंटर जब उत्प्रेरित किया जाता है, जब ये उत्तेजित होता है, इसे जब स्टिमुलेट किया जाता है तो हमें भूख लगती है। अब कौन इसको स्टिमुलेट करता है, कैसे इसका उद्दीपन होता है? तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है, ग्लूकोज जब कम होने लगता है तो ये हाइपोथैलेमस में स्थित हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हमको भूख लगती है। एक कारण ये। दूसरा कारण ये कि एक हार्मोन होता है हमारे ब्लड में जिसको गैरेलिन के नाम से जानते हैं। जब इस हार्मोन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है, गैरेलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है, तो उसका प्रभाव भी जाके हंगर सेंटर पे पड़ता है और हमें भूख लगती है। तो इस तरीके से जब
ये दो बातें होती हैं, गैरेलिन बढ़ता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटता है, तो हमको भूख लगती है, तब हमें खाना खा लेना चाहिए, उसे ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। लेकिन खाने के बाद भी भूख लगी, हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी कभी और कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं। यानी भूख लगी थी, आपने खाना खा लिया, जो भी आपने खाया, एक चपाती, दो चपाती या जितनी भी, तो वो आपका हंगर जो है वो शांत हो गया। शांत कैसे हो जाएगा कि जब आप खा लोगे तो आपका जो ग्लूकोज लेवल घटा था वो वापस ठीक हो जाएगा और गैरेलिन की मात्रा जो कम हो जाएगी, तो आपका जो हंगर सेंटर एक्टिवेट हुआ था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपकी भूख जो है शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी तो आप इस पे आपको संतोष कर लेना चाहिए कि मेरा पेट भर गया, मेरी भूख जो है मिट गई। लेकिन उसके बाद भी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिससे भूख मिटने के बाद भी हम और थोड़ा भोजन कर लेते। अब उसके जो है कुछ कारण हैं। पहला कारण उसका यह है कि टेस्ट टेम्पटेशन होता, यानी स्वाद का प्रलोभन। आप किसी जगह पे गए खाना खाने, किसी ने आपको इनवाइट किया, आपने जितनी आपकी भूख थी आपने खा लिया, उसके बाद आपको आइसक्रीम दिख गई, आपको और कोई ऐसी डिश दिख गई, अब आप उसकी तरफ आकर्षित हुए, पेट आपका भरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपका मन हुआ कि ये और खा लो। तो ये जो स्वाद का प्रलोभन है, जो टेम्पटेशन है, ये आपको जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खिला देता है। इससे जो है ओवर ईटिंग हो जाती है। दूसरी चीज ये कि अगर आपने जो भोजन किया आपकी भूख को मिटाने के लिए, वो आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। जो आपने भोजन किया उसमें प्रोटीन की कमी है और उसमें जो तंतु हैं, फाइबर्स हैं, उनकी कमी। तो अगर आपके भोजन में प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है, तब भी आपका पेट भरने के कुछ देर बाद आपको वापस भूख लगने लगेगी, क्योंकि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, इसमें ये दो चीजें कम हैं। तो हमेशा हमारी डाइट में ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रोटीन भी मिले और फाइबर भी मिले। उसके बाद फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होते हैं जो ईटिंग प्रोसेस को एग्रीवेट कर देते हैं। मतलब उनके अंदर वो कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं कि आप उसको खाएं तो आपका मन भरता नहीं है, वो आपके हंगर सेंटर को स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो इस तरीके के जो जंक फूड है वो आपकी हैबिट को बिगाड़ते हैं और आपको ये लगता है कि और खा लें और खा लें, तो इस तरीके से ओवर ईटिंग हो जाती है। युग अवतार भाव ओवर ईटिंग को बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। हमें हमें मना करते हैं कि हम ओवर ईटिंग जो है ना करें। अगर ओवर ईटिंग करते हैं हम, तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। देखिए, जो अगली स्लाइड आपके सामने आएगी उसमें नुकसान बताए गए हैं ओवर ईटिंग के। पहला ओवर ईटिंग का नुकसान ये है कि हमारा जो वजन है वो बढ़ने लगता है, वेट गेन करने लगते हैं। और दूसरा ये कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अपसेट हो जाता है और वो जो है बढ़ जाता है, तो फिर उससे उतना पर उसका यूज नहीं होता और उससे फिर पर्सन डायबिटिक भी हो सकते हैं, वेट गेन तो करते ही करते हैं। तो ये उसका कारण होता है। तो ये बहाउल्लाह इसके बारे में कहते हैं कि ही हु ओवर ईटेथ इलनेस बिकमेथ सीवियर, कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूख से ज्यादा खा लेता है, अपनी जरूरत से ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेता है, तो बहाउल्लाह कहते हैं कि ये उसकी जो हैबिट है ये उसके रोग का कारण बन जाएगी। तो उससे फिर जो है रोग उत्पन्न होते हैं, वेट गेन करना तो है ही,
डायबिटिक की संभावना भी बढ़ सकती है, और भी कई प्रॉब्लम इससे जुड़ी हो सकती हैं, इंडाइजेशन वगैरह, ये कुछ भी उससे हो सकता है। फिर अगली स्लाइड के अंदर बहाउल्लाह हमें ये बताते हैं, तीसरे नंबर की स्लाइड में, कि हमें कहते हैं वो कि एक्सरसाइज इज हार्मफुल व्हेन द स्टोमक इज फुल। पिछली बार हमने देखा था बहाउल्लाह हमें ये सजेस्ट करते हैं कि खाने के बाद मश्क कलील, यानी थोड़ा चहल पहल, थोड़ी चहलकदमी, थोड़ा सा टहलना, ये कर सकते हो आप, ये आपको फायदा देगा। लेकिन अगर आपने भारी कोई एक्सरसाइज कर ली है और आपका पेट भरा हुआ है, तो ये आपके लिए फायदा नहीं देगी, बल्कि नुकसान करेगी, और उससे आपको नौसिया या मिल्टी आने जैसा हो सकता है, वोमिटिंग आने जैसा होता है, और वोमिटिंग भी उससे हो सकती है, पेट में भारीपन भी उससे लग सकता है। तो ये कभी भी भर पेट पे एक्सरसाइज, भारी एक्सरसाइज वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चहलकदमी करना, ये बहाउल्लाह हमको सजेस्ट करते हैं। फिर बहाउल्लाह में आगे क्या बताते हैं, अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। बहाउल्लाह में ये कह रहे हैं कि इफ टू इनकम्पिटेबल फूड आर पुट ऑन द टेबल, डू नॉट मिक्स देम, बी कंटेंट विथ वन ऑफ देम। यानी अगर दो असंगत खाद्य पदार्थ टेबल पर हैं, आपके डाइनिंग टेबल पर रखे हुए हैं, तो उन्हें मिलाकर ना खाएं, उनमें से किसी एक से आप संतुष्ट हो जाए। तो कुछ फूड ऐसे हैं, अब ये जो कथन है ये यूनानी मेडिसिन के अंदर भी, यानी ग्रीक जो सिस्टम है ट्रीटमेंट का, यूनानी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, उसमें भी, और आयुर्वेद के अंदर भी कंपेटेबल फूड, या जिसको विरोध आहार कहा गया है, ये कुछ उनके बारे में बताते हैं कि हमारे लिए ये नुकसान कर सकते हैं। कैसे नुकसान करते हैं कि अगर हम इसको खा लेते हैं, जो अलग अलग नेचर का फूड है, जिनका जो स्वभाव है वो आपस में मैच नहीं करता, अपोजिट स्वभाव के, तो उससे जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता, उससे हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, यानी सूजन जैसी आ सकती है। तो कोई खाद्य पदार्थ हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए जो आपस में विरोधी स्वभाव का हो, यानी जिनका नेचर, जिनका कंपोजिशन अलग अलग तरीके का हो, वो साथ मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। तो बहाउल्लाह इसके लिए हमें मना करते हैं, और ये बात बहाउल्लाह ने एग्जैक्टली उसी वर्ड के अंदर कोट की है। मित्रों, ये ईश्वरीय अवतार को वरदान मिला होता है ईश्वर की तरफ से, कि वो बहुत सारी बातें ऐसी बोलते हैं जो कभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, वो बुक्स उनके पास आई नहीं है, पर ईश्वर उनको ये ज्ञान देता है और वो उससे बताते हैं। तो ये जो विरोधी स्वभाव वाले फूड वाली बात है, ये एविसीना, या जिसको बू अली सीना के नाम से जानते हैं अरब के लोग, उनका कैनन ऑफ मेडिसिन करके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है अपने समय की और उसके बाद के बहुत से समय की। अभी भी किसी भी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में कैनन ऑफ मेडिसिन आप देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने वहां पे यह बात कही थी कि जो विरोधी स्वभाव का भोजन है उसको जो है नहीं करना चाहिए। अब कौन सा भोजन ऐसा है जो विरोधी स्वभाव का है, तो इसके लिए जो रिसर्चेस हुई हैं, और उसके लिए तो पूरी अब एक साइंस डेवलप हो गई है, और उसमें जो बताया गया, तो जो खास चीजें जो कॉमन हमारे यूज की हैं और जिसमें हमें सावधानी बरतना चाहिए, अगली स्लाइड में आप उस लिस्ट को देखेंगे कि कौन सी चीजें जो है हमें साथ साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप शहद का उपयोग कर रहे हैं,
तो शहद के साथ कभी घी, अंगूर और मूली इसका जो है सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव शहद से मिलता नहीं। दूसरा, अगर केला आप खा रहे हैं तो केले के साथ आपको मट्ठा और संतरा ये जो है नहीं खाना चाहिए। अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ खरबूजा नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ मूली नहीं खाना चाहिए, और दूध के साथ जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं, आंवला है, संतरा है, इस तरीके के नींबू है, तो ऐसी जो भी चीजें हैं खट्टी, वो खट्टे फल दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी बताते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में कि चावल के साथ सिरके का, विनेगर का, तो विनेगर का जो है उपयोग या सिरके का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर उड़द की दाल के साथ यह कहते हैं कि जो मूली है उसका स्वभाव इस दाल के साथ मैच नहीं करता, इसको खाने से आपके डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। उसके बाद फिर चाय के साथ गार्लिक या लहसुन इसका जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो चाय है वो भी एंटी कोआगुलेंट है, यानी ब्लड का थक्का जमने से रोकती है, यानी अगर कहीं से ब्लीडिंग होती है तो उसको बढ़ाती है। और मित्रों, हमारे शरीर में कोई पल ऐसा नहीं जब हमारा कोई ना कोई पार्ट ब्लीडिंग ना करता हो। कहीं ना कहीं की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में टूटती फूटती ही रहती है, लेकिन ईश्वर ने वो ताकत दी है हमारे ब्लड के अंदर कि वो ब्लड उससे रिश्ता है और कुछ ही पल के अंदर वो रिसाव बंद भी हो जाता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस क्लॉटिंग को, जो ब्लड का जो जमना है, उसका थक्का बनना है, उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती। तो इसलिए ब्लडिंग होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ क्या हो गया, लेकिन ये होता रहता। चाय एक ऐसी चीज है जो उस क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकती है, और जो गार्लिक है, लहसुन, वो भी जो है क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोकता है। तो इसलिए ये दोनों चीजें अगर हम साथ में खाएं तो तभी कुछ लोगों के अंदर उससे ऐसी रिएक्शन हो सकती है कि उनकी जब कोई ब्लड वेसल्स उनके शरीर में टूटे तो उसमें रक्त का थक्का न जमे, उसमें क्लॉटिंग फॉर्म ना हो और उनका रक्त जो है कुछ समय तक बहता रहे। तो इसलिए इन दोनों को साथ साथ कभी नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद जो चाय के साथ दूध नहीं लेना चाहिए। तो एक्चुअली जो चाय लेना चाहिए वो कहवा है, जिसको सुलेमानी टी बोलते हैं, वो जो है बहुत बढ़िया है हेल्थ के लिए भी। तो उसके अंदर आप बॉयल वाटर के अंदर चाय की पत्ती डाल देते हैं। फिर आप जो चाहे तो कुछ और भी चीज जो आपको पसंद हो, जैसे लेमन ग्रास है, लेमन है, ये कुछ आप चाहे तो डाल सकते हैं उसके अंदर। आप जिनको शुगर लेना हो शुगर ऐड कर सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। तो चाय के साथ आप बॉइल्ड वाटर में पत्ती डालें, दूध ना डालें उसके अंदर। लेकिन ये हमारी आदत थी और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन क्यों मना किया गया है साइंटिफिकली, क्यों चाय के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, क्यों ये एक दूसरे के अपोजिट हैं? देखिए, इसको समझने की कोशिश कर। तो चाय के अंदर कैटेचिन्स करके एक केमिकल होता है। ये जो कैटेचिन्स होता है ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट किसको बोलते हैं? कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे रक्त के अंदर कुछ पार्टिकल्स तैरते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडिकल्स। तो हमारे ब्लड के अंदर जो रेडिकल्स तैरते हैं उन रेडिकल्स का ये विनाश करते हैं, और जब इसका विनाश होता है तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है, और एजिंग का भी, आयु के बढ़ने का भी प्रभाव कम पड़ता है। तो इनको बोलते हैं, जो रेडिकल्स की के बुरे नुकसान को चेक करते हैं, बुरे नुकसान को रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, पर एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी,
जो चाय का एंटीऑक्सीडेंट वाला गुण है वो किसके कारण है? उसके कारण है केमिकल, और उस केमिकल का नाम है कैटेचिन्स। तो कैटेचिन्स जब रहती है तो चाय बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। लेकिन जब आप उसमें दूध मिला देते हैं तो दूध के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती है, और ये प्रोटीन्स कैजीन्स के नाम से जानी जाती है। तो जब ये कैजीन्स कैटेचिन्स है क्रिया करती, कैटेचिन्स किस में है? चाय के अंदर है, और कैजीन्स किसके अंदर है? दूध के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, कैटेचिन्स के बीच में और कैजीन के बीच में। और जब ये रिएक्शन होती है तो जो कैटेचिन्स का अच्छा प्रभाव है एंटीऑक्सीडेंट का, वो प्रभाव रुक जाता है। तो आपने चाय पी, आपको स्वाद भर आएगा, लेकिन जो उससे बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए चाय का अगर आपको फायदा लेना है तो वही कहवे वाली चाय वही पीना चाहिए। जनरली जो अब्दुल बहा थे, उनका उनका नाश्ते के अंदर क्या होता था? बहुत सिंपल सा नाश्ता था। एक समावर रहती थी, एक समझो एक कैतली जैसी, जिसमें वो गरम गरम या कहवा रहता था, और होल व्हीट की एक ब्रेड होती थी, मोटे आटे की ब्रेड होती थी, और जो है वो पनीर लेते थे जो बकरी के दूध का बना होता था। बस एक ब्रेड खाई, कुछ पनीर खाया, और कहवे का एक कप लिया, यही जो है उनको एनर्जी देता था। तो इतना सिंपल सा नाश्ता था, लेकिन बड़ा बैलेंस था। ऐसे ही जो है कोशिश करना चाहिए कि हम इसको जो है फॉलो करें, और हमारी आदत अगर छूट सकती है चाय में दूध मिलाने की, जो बहुत मुश्किल भी है, तो उसे छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अब फिर देखिए अगली स्लाइड के अंदर हमें क्या कहा गया है इस टैबलेट के अंदर। तो इसमें बहाउल्लाह हमें सजेस्ट करते हैं दैट विच इज डिफिकल्ट टू मैस्टिकेट इज फॉरबिडन बाय वाइज, यानी जो चबाने में कठिन बुद्धिमानों ने खाने से मना किया। यानी जो चीज भी आपको बहुत कठोर लगे और आपके दांत को उस पर दबाव डालना पड़े, तो उससे जो है हमें बचना चाहिए। अब जो दांत का दबाव है वो वास्तव में दांत के कारण नहीं है, वो हमारे मसूड़े के अंदर जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, उसके कारण होगा। और इन मसल्स के बारे में कहते हैं कि हमारी जो भुजाओं की जो आर्म मसल्स हैं उससे भी ज्यादा पावरफुल। ये मसल्स जो है लगभग 100 किलोग्राम का प्रेशर डाल सकते, इतनी ज्यादा पावरफुल हो। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो हम दांत से चबा सकते हैं, लेकिन हाथ से उसको नहीं तोड़ सकते। पर ऐसी चीजें जो कठोर हों, दांत से चब तो जाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ताकत लगाना पड़े। अगर बार बार आप ऐसा करते रहे तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, आपके दांत के ऊपर सबसे ऊपर की तरफ एक परत होती है जिसको एनामेल के नाम से जानते हैं। ये परत जो है कठोर चीजें खाते खाते ये पतली पड़ जाएगी, और उसके बाद क्रैक हो जाएगी या ये टूट जाएगी। और जब ये टूट जाएगी तो फिर जो भी आप खाओगे ठंडा या गर्म, ये एनामेल को से निकलता हुआ, उससे आगे बढ़ता हुआ आपकी दूसरी परत के अंदर आ जाएगा, जो डायग्राम के अंदर दिया हुआ डेंटिन। तो डेंटिन के अंदर आ जाएगा। जब डेंटिन के अंदर आ जाएगा तो डेंटिन वाला जो हिस्सा होता है वो सेंसिटिव होता है, वो संवेदनशील होता है। तो जब भी आप खट्टी गर्म ठंडी चीज खाएंगे तो आपके दांत के अंदर आपको दर्द आएगा, आपको कुलन आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आपका एनामेल बचा हुआ है, आपका एनामेल डैमेज नहीं हुआ, तो आप कुछ भी खाइए ठंडा गर्म, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही आपका एनामेल घिस गया, टूट गया, कठोर चीज खाने से खासकर ये ऐसा होता है, एज के कारण भी घिसता है, लेकिन कठोर चीज से जल्दी घिस जाता है। तो वो जब आप खाओगे
तो बहाउल्लाह जो है उससे हमें मना करते हैं। तो पहला कारण ये है कि उससे जो एनामिल है वो शक्तिग्रस्त हो जाता, तो उससे हमें जो है बचना चाहिए। फिर दूसरा ये कि जो चीज कठोर होती है, वो कठोर चीज जब हमारे आहार नाल के अंदर जाती है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाती है, तो उसको पचाना भी जो है बहुत मुश्किल होता है। तो जो चीज खाने में कठोर है, पचाने में भी वो वैसी ही कठोर होती है। तो इसलिए कठोर चीजें हमें भोजन के अंदर नहीं करना चाहिए। ये बहाउल्लाह की एक एडवाइस है हमारे लिए। तो कठोर चीजों के उदाहरण क्या है? जैसे सुपारी है। अब सुपारी के कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा आप खाओगे तो अवगुण ज्यादा हो उसके। फिर जैसे बर्फ है, उसको तोड़ के अगर आप खा रहे हो, या रा कैरेट है, गाजर है, जो जिसको आपने स्टीम नहीं किया है, तो वो भी कुछ लोग नहीं चबा सकते। कुछ फ्रूट्स होते हैं, हार्ड होते हैं, कुछ नट्स होती हैं जिसको आप नहीं चबा सकते, तो इनको या तो कूट के खाएं या फिर उसको जो स्टीम करके खाएं, सॉफ्ट कर लें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अन्यथा कठोर चीजों से हमें बचना चाहिए। ये बहाउल्लाह हमसे कह रहे। उसके बाद फिर ये तो सारी टीचिंग के बारे में था जो हमारे फूड बिहेवियर से जुड़ी हुई थी, कि क्या चीज हमें खाना चाहिए और किस चीज से हमें बचना चाहिए। इस टैबलेट का एक बड़ा जो पार्ट है वो इसी पे हमारे ईटिंग बिहेवियर पर ही बेस्ड था। अब उसके बाद फिर कुछ बातें बहाउल्लाह हमें इस टैबलेट के अंदर मॉरालिटी के बारे में भी बताते हैं। तो जो अगली स्लाइड है उसके अंदर हमसे ये कहा गया है, 7 नंबर की जो स्लाइड है उसमें हमें कहा गया कि yield not to grief and sorrow, they cause greatest misery। यानी विषाद और शोक, इनसे विषाद और जो शोक है यानी दुख और गम, इसको जो है हमें बचना चाहिए। ये बड़े दुख का कारण बनते हैं। तो ये है क्या एक्चुअली, ग्रीफ क्या और सारू क्या? तो यूं अगर आप देखें तो ग्रीफ और सारू, या जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाद और शोक, गम, या जो जो बहाउल्लाह ने शब्द यूज किया हम और गम, तो हम और गम ये जो है इनसे हमें बचना चाहिए। अब क्यों बचना चाहिए, इसके इफेक्ट क्या है, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये दो शब्द ऐसे हैं ग्रीफ और सारू, कि इसको डिफरेंशिएट करना उतना आसान नहीं है। यूजुअली वो समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसलिए उसको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक उदाहरण लेके हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद हमारी समझ में आने लगे। ग्रीफ हम उसको बोलते हैं जो जो ज्यादा गहरा दुख होता। जैसे उदाहरण के लिए आपका बहुत कोई क्लोज है, आपकी फैमिली का, आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, ईश्वर ना करे अगर उनका देहांत हो गया आपके सामने और अचानक हो गया, तो आपको एक शॉक लगेगा, एक झटका लगेगा। ये जो पास के रिश्तेदार के मर जाने का दुख होता है, इसको हम कहेंगे ग्रीफ, इसको कहेंगे विषाद। और अगर मान लो आपका कोई दूर के रिश्तेदार हैं, जिनसे आप बहुत कम मिलते हो, कभी कभार जो आपसे बात होती है, यदि वो चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे फिर आपको उतना भारी दुख नहीं होता। तो उसको बोलते हैं हम सारो। तो सारो वो है एक ऐसा दुख है, दुख दुख दोनों है, पर सारो एक ऐसा दुख है जो उतना गहरा नहीं होता। ग्रीफ ऐसा दुख है जो बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो इनके कारण हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो उसके इफेक्ट दिए हुए हैं वो नीचे दिए हुए। पहला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसका इफेक्ट है। बहाउल्लाह ने कहा, अब मॉडर्न रिसर्च हमको क्या बताती है, कितनी बड़ी बात वो हमें बता गई, तो हमें सोचना चाहिए कि एक जब युग अवतार हमसे कुछ कह रहा है तो उसका कोई अर्थ निकलता है जिसको अभी भी हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। तो ये जो ग्रीफ और सारो है,
ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट द डिसीजेस, यानी जो रोग है उससे बचने की हमको क्षमता देता। जैसे कोल्ड, कफ और ऐसे ही दूसरे वायरल जिसमें कोविड भी है, तो इस तरीके के रोग अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको जो है इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एज के साथ भी इम्यूनिटी सिस्टम घटता है, इसलिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको जल्दी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम पावरफुल है उनको यह प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यंग हो या ओल्ड हो, अगर वो ग्रीफ या सारो इसने उसको जकड़ लिया और बहुत लंबे समय तक वो इससे नहीं निकल पाया, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा होता, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ग्रीफ और सारो को फेस न किया हो, जिसको दुख या दर्द न आए हो, जिसको हम या गम न हुआ हो, सबको होता। लेकिन उससे बचने का, और खासकर जो बहाइस हैं, तो हमारे पास तो प्रेयर है। हम तो जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ के जा रहा है तो इससे तो बहुत बेहतर जगह पे जा रहा है, तो दुख किस बात का है उसके लिए। तो हमें अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि अचानक अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो उसको शौक की तरह न ले। लेकिन बहुत से लोग ले लेते हैं जो कमजोर हृदय वाले होते हैं। तो जब ऐसा होता है और लंबे समय तक रहता है तो उनके इम्यून सिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये है कि जो हमारी एपिटाइट है, हमारी जो भूख है, उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अब जब ये ग्रीफ या सारो रहता है तो इसका सीधा जो इफेक्ट होता है वो हमारी इंटेस्टाइन पे जाके पड़ता है। और जो इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट होती रहती है, जिसको पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं, तो वो संकुचन होता रहता है, फैलती सुकड़ती रहती है। वो पेरिस्टाल्सिस उसका बंद हो जाता है, स्टैंड स्टिल हो जाती है, वो थम जाती है। और जब थम जाती है तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती। तो एक प्रभाव ये होता है। कभी ये कि वो बहुत ज्यादा तेज गति करने लगती है तो उससे फिर डायरिया हो जाता है और भूख फिर ज्यादा लगती है। अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके का प्रभाव उसका पड़ सकता है। देन उसके बाद फिर जो है स्लीप डिस्टरबेंस जो उससे होता है कि आपकी जो नींद है वो पूरी तरीके से आप नहीं ले पाते अगर आप ग्रीफ और सारो की जकड़ के अंदर आ गए। फिर उसके बाद पेट दर्द और सिर दर्द, इसकी शिकायत भी आपको उससे हो सकती है। फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, मतलब इसको झेल ही नहीं पाते और वो अपने आप को फिर खुद इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाते, अपने आप को चोट पहुंचा लेंगे, कहीं से कूद जाएंगे, कहीं सुसाइड करने का सोच लेंगे, इस तरीके की वो बात करने लगते और हैं। तो एक ये जो है उनका प्रभाव पड़ता है। बस हाँ, इसको रोक देते हैं जी। ओके, थैंक यू। अगली बार आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।